लिंग्विस्टिक्स के आज के टॉपिक में जो हम चीज़ देखेंगे वो है मॉर्फोलॉजी। तो या हाउ वर्ड्स आर मेड, हम इसके बारे में आज बात करते हैं। सो टू स्टडी हाउ वर्ड्स आर मेड इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ एक्चुअली वर्ड्स के लिए है और लॉजी मीन स्टडी। मीन मॉर्फ को अगर बिल्कुल ग्रीक में देखें तो मतलब वर्ड ये शेप के लिए, जो शेप आपको नजर आती है विच इज कॉल्ड मॉर्फ in the Greek, and logos refer to knowledge. The study of the something which is written is called morphology. Thus, morphology is the study of the shapes of the words. How words are formed in a language, यानी हम देखेंगे कि words की shape क्या है और लफ्ज बनते कैसे हैं। So लफ्जों की जैसे आप कह लें कि it is the grammar of the words, क्योंकि ग्रामर ऑफ द सेंटेंस जो है वो सिंटेक्स है। तो ग्रामर दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, ग्रामर ऑफ द वर्ड्स एंड ग्रामर ऑफ द सेंटेंस। सो ग्रामर ऑफ द सेंटेंस इज द सिंटेक्स एंड ग्रामर ऑफ द वर्ड्स यानी एक लफ्ज कैसे बनेगा, उसमें क्या रूल्स हैं, कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। सो वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द हाउस ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम मेटाफर लें कि लैंग्वेज इज ए हाउस, तो इसमें एक ब्लॉक, एक ईंट क्या होगी, वर्ड्स, यानी वर्ड से ही सारी लैंग्वेज बनती है। फॉर मॉडेस्ट डिवेलिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज वन नीड्स अबाउट 13,000 वर्ड्स। कहते हैं आम एक नॉर्मल सा घर अगर आपको बनाना है, लफ्जों का घर यानी लैंग्वेज, तो आपको कितने लफ्ज आने चाहिए, 13,000। फॉर ए बिग हाउस अबाउट 16,000, सॉरी 60,000 वर्ड्स। आम डिवेलिंग के लिए, एक नॉर्मल सी इंग्लिश आने के लिए आपको 13,000 अल्फाज की जरूरत है। और आपको एक बेहतर इंग्लिश आने के लिए, बिग हाउस बनाने के लिए, हम कह सकें कि बड़ी अच्छी इंग्लिश है आपकी, तो आपको कितनी वोकैबुलरी चाहिए, 60,000 वर्ड्स। इफ यू वांट ए पैलेस, अगर उससे भी बड़ा एक महल तामीर करना है आपने, देन यू वुड नीड ओवर 120,000 वर्ड्स आपको चाहिए। 1,20,000 लफ्ज चाहिए, तो फिर आपका महल है। फिर हम समझते हैं कि आपको बहुत ज्यादा ज़बान पे अबूर हासिल है। इसके बुनियादी यूनिट की तरफ हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी के। मजे की बात है वो वर्ड नहीं है, ऑल्दो वर्ड वोकैबुलरी का बुनियादी यूनिट है, लेकिन मॉर्फोलॉजी यानी ये साइंस जो वर्ड्स और उनके बनाने के बारे में बात करती है, वो वर्ड को उसके एक और बुनियादी यूनिट से अलग करती है, विच इज कॉल्ड मॉर्फीम। जैसे हमने फोनोलॉजी में फोनीम के बारे में पढ़ा, स्मॉलेस्ट जो साउंड है, मीनिंगफुल साउंड, उसको हम फोनीम कहते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है लैंग्वेज का, यानी जो शेप का, सो मॉर्फीम इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज विच मेक्स वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स में ज्यादा मॉर्फीम भी हो सकते हैं, इसलिए वर्ड बेसिक यूनिट नहीं है, वो वोकैबुलरी का यूनिट हो सकता है। Just as a phoneme is the unit of the sound in a language, we use the term morpheme for the parts of the words which mean something on their own, or when they are used with other morphemes. Example देखें जी, for example देखें boy, तो एक boy एक वर्ड भी है, बिल्कुल एक वर्ड है boy, तो क्या इसमें कितने मॉर्फीम है, तो मॉर्फीम भी इसमें सिर्फ बॉय है। तो एक वर्ड एक मॉर्फीम पे मुश्तमिल हो सकता है। तो फिर क्या फर्क हुआ वर्ड में और मॉर्फीम में, तो हमें एक और एग्जांपल से समझना होगा। फॉर एग्जांपल बॉयज, ठीक है, अब बॉयज एक वर्ड है, बिल्कुल एक वर्ड है, लेकिन क्या मॉर्फीम भी एक है, नहीं, इसमें मॉर्फीम दो है। ठीक है, बॉय और एक उसका एस लगा हुआ है, प्लूरल साइन जो साथ लगा, वो अलग से एक मॉर्फीम है। इसी तरह अगर आप देखें तो अनमैनली, अनमैनली एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर 3 मॉर्फीम है, अन, मैन, ओनली। ठीक है, 3 हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जाएं तो अनमैनलीनेस या अनकाइंडनेस, अनमैनलीनेस को चले जाए तो इसमें हमें कितने मॉर्फीम मिलेंगे, यानी इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो वो आगे हमारे पास मॉर्फीम निकलेंगे, वो क्या है, अन, मैन, ली और नेस।
सो मॉर्फिम बॉय है जैसे कि विच हैव मीनिंग ऑन देयर ओन आर कॉल्ड फ्री मॉर्फिम्स। अगर इसकी टाइपोलॉजी में जाएं तो एक वर्ड या एक मॉर्फीम जिसका अपना ही एक मतलब हो तो हम उसको कहते हैं, और अलग से वो रह सके। मसलन बॉय है, स्टैंड कर सकता है अपने आप में, तो हम इसे कहते हैं फ्री मॉर्फीम। दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग कंबाइंड विद अदर मॉर्फीम। इनको किसी की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कोई और है जिनको अपने पाँव पे वो नहीं खड़े हो सकते, उनको किसी और के कंधों की जरूरत होती है, तो हम उनको कहते हैं कि वो बाउंड मॉर्फीम्स। सो मॉर्फीम्स लाइक इश, अन, ली, अभी हमने कहा ना अनमैनली, तो इसमें अन सेपरेटली तो हमने कभी कोई वर्ड नहीं पढ़ा, या ली कोई वर्ड नहीं पढ़ा, क्योंकि ये वर्ड है भी नहीं, मॉर्फीम है। और कैसा मॉर्फीम है? ये एक ऐसा मॉर्फीम है जो खुद से नहीं खड़ा रह सकता, तो हम इसको फिर क्या कहेंगे? बाउंड मॉर्फीम। दे डू इंडिकेट सम कॉन्सेप्ट बट आर नॉट यूज्ड अलोन, ठीक है, दे रिप्रेजेंट सम कॉन्सेप्ट, याद रखना। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि मॉर्फीम स्मॉलेस्ट यूनिट है, वर्ड नहीं, क्योंकि वर्ड के अंदर एक से ज्यादा, हमने अभी देखा 4 मॉर्फीम भी हो सकते हैं। और मॉर्फीम हमने 2 तरह के देखे, एक जो खुद से अलग से उनकी हैसियत है, जैसे बॉय है, मैन है, और एक वो है जिनको जो खुद से स्टैंड नहीं कर सकते, जैसे अन है, ली है, इश है, ठीक है, नेस है। They are called bound morphemes as they are used with other morphemes. They are therefore bound with other morphemes to give meaning. तो bound morpheme क्यों है? Because they are bound to stand. ठीक है, to give meaning they are bound. इस वजह से हमने कहते हैं कि वो bound morpheme है। तो इससे भी आगे क्लासिफिकेशन है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा और देख लें। सो जो हमारे पास अभी आए थे फ्री मॉर्फीम, अभी आपने देखे थे, फ्री मॉर्फीम को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फ्री मॉर्फीम्स आर द लेक्सिकल आइटम्स आर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स लाइक बॉय, गर्ल, हॉर्स एटसेट्रा। ये एक ऐसे मॉर्फीम है जो हमने कहा था ना बिल्कुल अलग से रह सकते हैं, तो ये ज्यादातर लेक्सिकल आइटम्स हैं, लेक्सिकल जो वोकैबुलरी से रिलेटेड है। दे मीन समथिंग ऑन देयर ओन बट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द लेसर यूनिट्स ऑफ द मीनिंग। ठीक है, जब हम किसी एलिमेंट को फर्दर ना तोड़ सकें तो हम इसको मॉर्फीम तभी तो कह रहे हैं। मॉर्फीम वो लास्ट यूनिट है, इससे नीचे जाएंगे तो फिर क्या बच जाएगा? साउंड्स बच जाएंगी, फोनेटिक्स में चले जाएंगे, फोनोलॉजी में चले जाएंगे, मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगी वहां। द फंक्शनल फ्री मॉर्फीम कैन बी यूज्ड ऑन देयर ओन बट दे सर्व सम फंक्शन। ठीक है, दे मे गिव अ रिलेशनशिप और रिफर टू द समथिंग बी यूज्ड एज फिलर्स। लेट अस लुक एट द सेंटेंस बिलो। ठीक है, कुछ सेंटेंस में आपके सामने रखता हूँ, इसमें आप देखिए कि कुछ मॉर्फीम ऐसे हैं जो फिलर के तौर पे इस्तेमाल होंगे, कुछ फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होंगे, और कुछ लेक्सिकल आइटम्स हैं। यानी फ्री मॉर्फीम जो है ना हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक लेक्सिकल जिनके अपने कोई मीनिंग होता है, और एक जिनका अपना कोई अलग से मीनिंग नहीं होता जब तक वो किसी और के साथ ना आ जाए, जिनको हम फंक्शनल मॉर्फीम्स कहेंगे। ठीक है, तो फ्री मॉर्फीम हमने कहा मॉर्फीम 2 किस्म के हो गए, एक बाउंड मॉर्फीम और एक फ्री। और फ्री हमने कहा फिर 2 किस्म के हो गए, एक लेक्सिकल जिनके अपने कोई मीनिंग है, जैसे बॉय है, गर्ल है, अपना एक मीनिंग है इनके पास, और एक है फंक्शनल मॉर्फीम है, जैसे डू है, ठीक है, जैसे दा है। ठीक है, हम इनको अलग से तो नहीं यूज कर सकते, डिड, डज, इनके जब तक ये साथ ना आ जाए किसी के सही तरीके से मीनिंग नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, द डोर इज इन द हाउस, सेंटेंस 1 है, बाद में अपनी बुक से भी आप देख सकते हैं जो आपके पास डाउनलोडेड है, 55 पेज पे ये लिखा हुआ है। द डोर इज इन द हाउस, सेकेंड सेंटेंस है ओपन द डोर, थर्ड सेंटेंस तारिक रहमान ने दिया है दरवाजे को खोलो, दरवाजे को खोलो। फोर्थ दिया उन्होंने जी बुआ खोलो, बिल्कुल पंजाबी में दिया, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी 3 सेंटेंस दे दिए उन्होंने। ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, बुआ खोलो, दरवाजा खोलो, डू ओपन द डोर। 6 सेंटेंस है, डू ओपन द डोर। अब हम इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। इन सेंटेंस 1, इन सर्व्स द फंक्शन ऑफ द इंडिकेटिंग ए लोकेशन। पहले में अगर देखें द डोर इज इन द हाउस, तो इन क्या कर रहे हैं? इंडिकेशन ऑफ लोकेशन है।
इन सेंटेंस 2 द इंडिकेट्स ए पार्टिकुलर डोर, ओपन द डोर यानी पार्टिकुलर डोर, ये फंक्शनल मॉर्फीम्स है ना। पहले में उसका फंक्शन देखे क्या था, दूसरे में क्या था, पार्टिकुलर डोर की तरफ इशारा किया जा रहा है। इन द उर्दू हिंदी सेंटेंस देखें तीसरा, दरवाजे को खोलो, को जो है ना इज ए फिलर, ठीक है, दरवाजे को खोलो, असल में तो ये भी हम कह सकते हैं ना दरवाजा खोलो, तो दरवाजे को खोलो क्यों भाई, को क्या फंक्शन कर रहा है इसके अंदर, दरवाजा खोलो भी तो वही है, दरवाजे को खोलो, को इज बेसिकली यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स में हम इसको कहते हैं फिलर, कुछ वर्ड्स हम फिलर के तौर पे यूज करते हैं। इट हैज नो इक्विवेलेंट इन इंग्लिश, ठीक है, यानी इस लाइन में दरवाजे को खोलो को हम इंग्लिश में लेके जाएंगे तो हमारे पास कोई इसका इक्विवेलेंट नहीं बनेगा। द पंजाबी सेंटेंस आप देखें बुआ खोलो, as well as the Urdu Hindi sentence. Fifth, say that same thing without using को। पांचवा देखें दरवाजा खोलो, उसमें हमने को नहीं लगाया। Similarly, do in the sentence 6, sentence देखें do open the door, do open the door is an empty filler। यहाँ पे भी देखें ना open the door भी हम कह सकते हैं, do open the door, बिल्कुल do यहाँ पे एक फिलर का रोल प्ले कर रहा है, एक बिल्कुल एम्प्टी वर्ड है जिसका कोई मकसद नहीं है। द सेंटेंस वुड गिव द sense if do is omitted that the urgency or the emphasis would be missing. So fillers are not always empty of all meaning. They may also convey emotion and attitude. Sometimes fillers हम emotion और attitude या emphasis देने के लिए कहते हैं। Grammatically अगर देखा जाए तो उनके बगैर भी सेंटेंस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंपेरेटिव ये सेंटेंस बनाते हैं ओपन द डोर या डू ओपन द डोर, तो एक ही मतलब लिया जाएगा इसमें। They may also convey emotion and attitude. All these morphemes are called functional morphemes. तो ये जो मॉर्फीम है ना को, ठीक है, डू, दा, इन, इनके अलग से कोई हैसियत नहीं है। इनकी हैसियत तभी है जब ये सेंटेंस में यूज होते हैं, इस वजह से हैं तो ये फ्री मॉर्फीम, लेकिन फ्री में फिर हम दो कैटेगरीज बनाएंगे। पहले हमने कहा मॉर्फीम की दो कैटेगरीज हैं, बाउंड और फ्री की हमने कहा फिर दो हैं, लेक्सिकल, ठीक है, जिनके इनहेरेंट मीनिंग होते हैं। मसलन वर्ड बॉय है, टेबल है, कप है, ठीक है, या वॉक है, या टॉक है, या लेक्चर है, तो इसके इनहेरेंट मीनिंग है, खुद इस वर्ड के अंदर इसके मीनिंग मौजूद है, बाहर से इसको सपोर्ट नहीं चाहिए, तो हम इसको लेक्सिकल कहते हैं वर्ड। जबकि इन है, ऑन, ठीक है, डू, इसमें जैसे हमने कहा को, ये एक ऐसे वर्ड है जो फिलर के तौर पे भी यूज हो सकते हैं या फिर ग्रामेटिकल फंक्शन दे रहे होंगे, तो हम इसको फंक्शनल मॉर्फीम कहते हैं। ये अलग है, फ्री है, अलग से रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये फंक्शन दूसरा देंगे। तो जैसे हमने कहा कि स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा मॉर्फोलॉजी का विच इज कॉल्ड मॉर्फीम, और जो बाउंड मॉर्फीम है और एक फ्री मॉर्फीम है। फ्री में हमने कहा कि दो किस्म के होते हैं, लेक्सिकल मॉर्फीम होते हैं और दूसरे हमारे पास फंक्शनल मॉर्फीम होते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो वो हमारे पास जो बाउंड मॉर्फीम है ये भी दो किस्म के होते हैं। बाउंड मॉर्फीम जो बिल्कुल फ्री मॉर्फीम से अलग है, यानी जिनको हमने कहा था अन है, इश है, ली है, ये इस तरह के जो अलग से स्टैंड ही नहीं कर सकते बिल्कुल, और इनको वर्ड के साथ जुड़ना है। तो ये जुड़ने में भी अगर आप देखें तो इनकी तीन क्लासेस हैं। पहले तो दो टाइप्स जो है मॉर्फीम के वो देखेंगे, लेकिन इनके अप्लाई होने के एतबार से भी तीन टाइप्स हैं। एक इनको कहते हैं कि ये अगर वर्ड से पहले लगे तो हम इनको कहते हैं प्रीफिक्स हैं, और अगर ये वर्ड के बाद में लगे तो इसको कहते हैं हम सफिक्स, और अगर ये वर्ड के दरमियान लगे तो इसको हम इनफिक्स कहते हैं। आल दो इंग्लिश में शायद ही कुछ चंद वर्ड है जिनमें इनफिक्स का इस्तेमाल क्रिएटिवली किया जा रहा है, वरना इंग्लिश में है नहीं है। तो प्रीफिक्स यानी अगर आप एक ऐसा बाउंड मॉर्फीम जो वर्ड के शुरू में आता है तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। अगर वो बाद में लगेगा जैसे ली की तरह या नेस की तरह, अन जो है वो प्रीफिक्स होगा और ली जो है या नेस जो है वो सफिक्स होगा। ये उसके जुड़ने के एतबार से, और दरमियान में जिसके साथ वो जुड़ते हैं उसको हम उस वक्त हम कह रहे होते हैं कि ये रूट मॉर्फीम है। तो अगर हम अनकाइंडनेस वर्ड लें तो अन जो है ये हमारे पास होगा प्रीफिक्स, और जो काइंड है ये इनफिक्स नहीं होगा, याद रखें ये रूट मॉर्फीम है, ये बुनियादी मॉर्फीम है काइंड, जो खुद से अलग से रह सकता है। उसी के आगे पीछे ये जुड़ रहे हैं, अनकाइंडनेस बन जाएगा, और नेस इज द सफिक्स। सो प्रीफिक्स और रूट मॉर्फीम और सफिक्स हम अगर
इसको लेबल करेंगे तो वो बन जाएगा। लेकिन अभी हमने कहा जो बाउंड मॉर्फीम है, जो अलग से नहीं रह सकते, उन्हें किसी मॉर्फीम के साथ जुड़ना पड़ता है अपनी हैसियत देने के लिए, उनको हमने कहा कि ये दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम्स और एक होते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। ठीक है, तो डेरिवेशनल डराइव से है, जैसे कि ड्राइव और मेक ए न्यू वर्ड, ये ऐसे होते हैं जब ये किसी वर्ड के साथ लगते हैं तो उसकी कैटेगरी चेंज कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, द प्योर डेरिवेशनल मॉर्फीम्स ड्राइव ए वर्ड विच इज ऑलवेज इन ए डिफरेंट ग्रामेटिकल क्लास फ्रॉम द ओरिजिनल वन। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे होंगे, तकरीबन 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच आमतौर पे गिने जाते हैं। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो जब लगते हैं तो उनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी, जैसे अब नाउन एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है ना, वर्ब एक ग्रामेटिकल, एडजेक्टिव होना, तो ये वो चेंज कर देते हैं उसकी। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा एबल और इश, फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं ईट, ईटेबल एक नया वर्ड बन जाएगा। एबल जैसे हम लगाएंगे सफिक्स लगाएंगे एबल, ईट के साथ रूट मॉर्फीम के साथ बन जाएगा ईटेबल। और ईट इज ए वर्ब, यू नो, ईट तो वर्ब है, बट ईटेबल क्या है? ईटेबल एबल इज एन एडजेक्टिव आर नाउन, इसे नाउन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये एडजेक्टिव है। तो अब क्या हुआ, एबल लगने के बाद कैटेगरी चेंज हो गई है, तो एबल हम कहेंगे एक ऐसा मॉर्फीम है जो कि डेरिवेशनल मॉर्फीम है, क्योंकि ये डिराइव कर देता है या कैटेगरी चेंजर है, कैटेगरी ही बदल देता है उसकी। जैसे बॉयश, तो बॉय जो है वो आपको पता है नाउन है, और बॉयश इज एन एडजेक्टिव। तो इश जो लगा है इसको हम फौरन से कैटेगराइज इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बॉय और बॉयश में फर्क है, तो हमें पता चल गया कि ये डेरिवेशनल है मॉर्फीम है। तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम फिर क्या है? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम नेवर चेंजेस द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड टू विच दे आर अटैच्ड। जब इनको लगाया जाता है ये भी बाउंड मॉर्फीम, याद रखना ये बाउंड की दो किस्में हैं, यानी ये जब लगते हैं तो ये कैटेगरी चेंज नहीं करते, और जब इन्फ्लेक्शनल लगते हैं तो ये कैटेगरी चेंज नहीं करते बल्कि प्लूरल वगैरह बनाते हैं। थोड़े से उनके मीनिंगफुल चेंजेस तो आएंगे क्योंकि ये मॉर्फीम है, ज़ाहिर मीनिंगफुल चेंज आएगा। दे आर एडेड टू अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द लैंग्वेज एंड आर यूज मोस्टली इन इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेजेस, जैसे जो इजहार करती हैं किसी न किसी मीनिंग का। कुछ में तो जेंडर का भी फर्क आ जाता है, इन्फ्लेक्शन एंड पे चेंज हो जाए तो, जैसे उर्दू में भी है ऐसा। सो द पास्ट टेंस जैसे हमने बनाते हैं, ईडी हमने लगाया, पास्ट टेंस किसी का बनाया वर्ब से, जैसे जंप इज अ वर्ब, और जंप्ड गया है वो भी वर्ब है। अब ईडी जो इसके साथ लगा है, इसने इसकी क्लास नहीं बदली है, ठीक है, पास्ट में वो जरूर ले गया लेकिन ये क्लास नहीं चेंज हुई है, वर्ब वर्ब ही रहा है। क्लास हम किसको कह रहे हैं? जब पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका चेंज हो जाएगा, उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं चेंज हुई, ग्रामेटिकली वो जंप भी पास्ट है, सॉरी वर्ब है, और जंप्ड भी वर्ब है। तो इसी तरह डांस डांस्ड है, या सेव सेव्ड है। तो ईडी एक सफिक्स है, लेकिन ये कौन सा मॉर्फीम है? हम इसको कहेंगे कि ये बाउंड मॉर्फीम है। और फर्दर हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा है? ये इन्फ्लेक्शनल बाउंड मॉर्फीम है, क्योंकि ये लगा तो है, अलग से तो नहीं रह सकता, ईडी का कोई मतलब नहीं होता अलग से। तो लेकिन जब ये अटैच होता है तो एज ए सफिक्स इसकी पोजीशन है, और क्या कि ये एक इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है, क्योंकि ये कैटेगरी चेंज नहीं करता। तो ये हमारे पास मॉर्फीम है। आप कहते हैं तो मैं इसको दोबारा आपको बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉर्फीम कहेंगे मॉर्फोलॉजी की स्टडी के अंदर, और मॉर्फीम बाउंड होते हैं और फ्री होते हैं। और फ्री में हम कहेंगे कि लेक्सिकल होते हैं और फंक्शनल हैं, और बाउंड में हम कहेंगे कि डेरिवेशनल हैं और इन्फ्लेक्शनल है। और मॉर्फीम की जो पोजीशन है उस एतबार से हम कहते हैं कि एक रूट मॉर्फीम होता है, एक प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है, और कुछ लैंग्वेजेस में इनफ्लिक्स भी होते हैं जो कि इंग्लिश में नहीं होते। नेक्स्ट टाइम हम मॉर्फोलॉजी में देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके कौन कौन से तरीके हैं।